नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और रिसेंटली हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कश्मीर श्रीनगर में खड़े होकर ये कहा कि भारत का अल्टीमेट गोल है कि वापस हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने देश में मर्ज करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा है कि जो काम 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, जो मिशन 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ये ऑफकोर्स बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के रिमूवल के बारे में। तो ये जो मिशन है ये खत्म तब होगा जब गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये दोनों रीयूनाइट करेंगे विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये सब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी कहां पर है? ये इन्होंने दी है श्रीनगर एयरपोर्ट में शौर्य दिवस के दौरान। शौर्य दिवस आपको पता होगा हम सेलिब्रेट करते हैं 27 अक्टूबर को। शौर्य दिवस आप कह लीजिए भारत की पहली सिविल मिलिट्री विक्ट्री थी। इंडिया पाकिस्तान का जैसे पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना ने एक बहुत बड़ी ट्राइबल आर्मी भेजी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, और फिर ये लोग श्रीनगर को कैप्चर करने वाले थे। मगर तभी श्रीनगर से इंडियन मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा पुशबैक दिया और पाकिस्तान पूरा कश्मीर कब्जा नहीं पाया। ये अपने आप में मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी जीत थी इंडियन मिलिट्री के लिए। और जब भी हम शौर्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश में, तब हम याद करते हैं बडगाम एयरपोर्ट को। बडगाम एयरपोर्ट को श्रीनगर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और जब राजनाथ सिंह जी गए ना यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट में, तो एक री एनैक्टमेंट भी करी गई, कुछ एक्टर्स बुलाए गए। तो यहाँ पर लोग थे, उनको दिखाया गया कि किस तरीके से बडगाम एयरपोर्ट के आसपास पाकिस्तान के भेजे हुए जो ट्राइबल ये मिलिटेंट लोग थे ये पहुंच गए थे। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी श्रीनगर को कैप्चर करने की। और इंडिया के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह हो गई कि महाराजा हरि सिंह जो उस वक्त कश्मीर के रूलर थे, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट में एयरलिफ्ट करके अपने सोल्जर्स यहाँ पर ले आइए। और उसके बाद बडगाम एयरपोर्ट से धीरे धीरे इंडिया ने रिटेलिएशन करनी स्टार्ट करी और पूरा कश्मीर पाकिस्तान से बचा लिया। और एक बार जो ये हिस्टोरिकल एयरपोर्ट है ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ मैप में ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये राजनाथ सिंह जी है, यहाँ पर लिखा है डिफेंस मिनिस्टर सेलिब्रेट्स शौर्य दिवस एट ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा हुआ है बडगाम एयरफील्ड में है ये। और ये आपके सामने है ये हिस्टोरिकल एयरपोर्ट। अब इसको कहा जाता है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मगर जो उसकी पुरानी एयरफील्ड है उसको आज भी कहते हैं बडगाम एयरफील्ड। वैसे ये जो पूरा एयरपोर्ट है ये सिविलियंस के लिए एक टाइम पर ओपन था नहीं। जब 1947 का टाइम था ना, उस वक्त तो यहाँ पर एक मिलिट्री जहाज लैंडिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एयरलिफ्ट यहाँ से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसकी भी कोई जानकारी हमारे पास थी नहीं। मगर इंडियन मिलिट्री ने फिर भी प्लान्स को आगे पुश फॉरवर्ड किया और यही वो क्रिटिकल पॉइंट था जहां से पाकिस्तान का जो अटैक था पूरे कश्मीर पर ये रोक दिया गया। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो 1965 की जो वॉर थी विद पाकिस्तान, वहां पर भी इस एयरपोर्ट ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था। उस टाइम इस पूरे एयरपोर्ट को इंडियन एयरफोर्स ने टेक ओवर कर लिया था। और फिर 1965 की जीत में भी इस एयरपोर्ट का एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल था। तो ऑब्वियस ही बात है राजनाथ सिंह जी जाएंगे तो यहीं पर ही जाएंगे। और यहीं से इन्होंने ये कहा है कि अभी हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। इन्होंने जो यहाँ पर बातें बोली है ना, जो सेंटेंसेस यूज किए हैं, ये सिंपली आप ये नहीं कर सकते कि बस एक के लिए भाषण के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। इन्होंने क्लियरली इंडिया की विजन रखी है दुनिया के सामने कि हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। और अभी ये जो इलाका है ना, जो अभी पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, ये हम वापस मर्ज करेंगे भारत में। अच्छा, वैसे आपको एक यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है, जान के हैरान होंगे। जब जिन्ना ने ऑर्डर दे दिए अपने जो भी ट्राइबल इनकी मिलिट्री थी कि जाकर कश्मीर कब्जा लो इन लोगों को, ये लोग ऑब्वियसली कोई ट्रेन का पार्ट थे नहीं। ये लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो काफ़ी बार आम कश्मीरियों को इन लोगों ने मारा, बहुत लूटमार करी और इवेंचुअली इंडियन आर्मी ने ये पाकिस्तान के जो ट्राइबल ये मिलिटेंट थे इनको रोक दिया। मगर आप सोच कर देखिए कि जिन्ना ने, पाकिस्तान ने इन लोगों को इंडिया पे अटैक करने के लिए भेज दिया एक ऐसे टाइम पर जब इंडिया लगातार पाकिस्तान को ना कुछ पेमेंट कर रहा था ताकि पाकिस्तान एज ए कंट्री एस्टैब्लिश हो पाए। पैसे भी दे रहे थे तो दोनों के दरमियान जो है वो तकसीम जो भी सारे तकसीम की, मतलब उस वक्त पाकिस्तान का कोई सेंट्रल बैंक था नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1948 तक, जी हाँ जून 1948 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा। तो मुझे कई बार ये थिंकिंग समझ नहीं आती। मैं काफ़ी बातें हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ थिंकिंग है, मैं समझ नहीं पाता। ये आपके लिए सनक ही है कि आप अभी भी एक पार्टीशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तभी पाकिस्तान ने बीच में ये अटैक कर दिया। इट वाज वेरी शॉकिंग। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि राजनाथ सिंह जी ने जो यहाँ पर भेजा है एक डायरेक्ट मैसेज कि वी आर वॉकिंग नॉर्थ, हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं और हम गिलगित बाल्टिस्तान और POK को हम बिल्कुल रीच कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इन्होंने ये भी मैंशन किया कि हम 1994 का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से काम करेंगे। 1993-1994 में क्या हुआ था
कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी कश्मीर में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टेज पर भी पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी। उस वक्त इंडिया ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए, एक जॉइंट रेजोल्यूशन के जरिए भारत पूरी दुनिया को ये मैसेज सेंड करेगा कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इंडिया का पार्ट है और एक दिन हम इसको वापस लेंगे। और ये जो फरवरी 22, 1994 का रेजोल्यूशन है, ये इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। उस वक्त यूएस, पाकिस्तान, चाइना सबने रिएक्ट किया था कि इंडिया ने इतना ज़रा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास कर लिया है अपने पार्लियामेंट में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ जी 1994 में, ये जो अब तय कर रहे हैं नॉर्थ में जाने की, अब हम कर रहे हैं 2022 में, इसका क्या रीज़न है? देखिए, आप लाइफ में जब भी कोई बड़ा कदम लेते हैं, आप समय को देख के लेते हैं। आपको समय की इज्जत करनी होगी। टाइमिंग इज एवरीथिंग। क्रिकेट में भी आप अगर देखोगे तो बल्ला तो हर कोई घुमा लेता है, टाइमिंग मेन चीज़ होती है कि आप क्या बॉल को टाइम कर पाते हो। जो टाइम कर पाए बॉल को, वही रन स्कोर करता है। और आज के समय आप अगर देखो तो पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका है। उसके अलावा अब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही थी सिविल वॉर को लेकर, ये फाइनली रियल भी हो सकती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली क्या होगा कि प्रो पाकिस्तान के लोग और उसके अलावा प्रो आर्मी, प्रो आईएसआई लोग पाकिस्तान में भिड़ जाएंगे एक टाइम पर। अभी रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो आज भी बहुत ही बड़ी फॉलोइंग एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में, इन्होंने खुलकर पाकिस्तान के आईएसआई के डीजी को धमकी दी। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखिए। डीजी आईएसआई, कान खोल के सुनो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं। मैंने कभी भी किसी फंक्शनिंग कंट्री में ये नहीं देखा कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके डीजी को इस तरीके से धमका रहा हो और ये कह रहा हो कि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारी बातें पता हैं, मैं खुल के बोल नहीं रहा। तो देखिए, इंटरनली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, इवेंचुअली होता रहेगा कमज़ोर। डिविजन्स अंदर इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डेवलपमेंट को लेकर, ग्रोथ को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। आज नहीं तो कल ये भारत के साथ मर्ज करना चाहेंगे एक बेहतर भविष्य के लिए। और ये बात भी मेंशन करी है राजनाथ सिंह जी ने। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि मेजर बेनिफिट क्या होगा भारत को अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पार्ट बनाते हैं भारत का, देखिए मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा होने वाला है कि फाइनली हम लोग डायरेक्ट गैस पाइपलाइन इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने काफी बार तापी के बारे में सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पाइपलाइन। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बननी थी, फिर इंडिया में पहुंचनी थी। अभी तक ये पाइपलाइन बन नहीं पाई। और मैं आपको बता दूं कि भविष्य में अगर हमको कोल का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, अगर हमको कोल के अलावा कोई और एनर्जी सोर्स चाहिए, तो हमको फोकस करना होगा नेचुरल गैस की तरफ। तो सिंस तापी पाइपलाइन बन नहीं रही, इवेंचुअली हमको क्या करना होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू यहाँ से सीधा ना हमको वखान कॉरिडोर यहाँ पे ये क्रॉस करके तजिकिस्तान से डायरेक्टली एक पाइपलाइन बिल्ड करनी होगी जो पूरे देश को एनर्जी देगी। ये इकोनॉमिकली भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अब सिर्फ हमारी इंटेग्रिटी, स्वाभिमान का, हिस्ट्री का नहीं रहा। इकोनॉमिकली भी मैं आपको बता दूं कि इन द फ्यूचर इंडिया को पीओके चाहिए होगा, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान के थ्रू कोई भी पाइपलाइन हमारे पास नहीं आने वाली और बिना गैस पाइपलाइन के भविष्य में इंडिया ज़्यादा कुछ तरक्की कर नहीं पाएगा क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर और इवन इंडिया की डेवलपमेंट के इशू को लेकर। और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री इस टाइप की जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ये दे रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और ये स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी। आप देखोगे जैसे जैसे साल बीतेंगे, मेक इन इंडिया डिफेंस और स्ट्रांग होगा। इवेंचुअली वी विल वॉक टू नॉर्थ। याद रखिएगा, हमको इवेंचुअली हमारे कंट्री का मेन गोल है, हमें नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना है। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत।